नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजन जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। ईडी के सामने बड़े-बड़े लोग नतमस्तक होते हैं, लेकिन कुछ लोग ईडी को भी आंखें दिखाते हैं। केजरीवाल, एक नया नाम जुड़ गया, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली, आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर। इन्हें केजरीवाल इन्हें ईडी ने जिस दिन बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई सुप्रीम कोर्ट द्वारा श्री मनीष सिसोदिया की, उसी समय तुरंत कुछ देर बाद ईडी ने समन्स भेजा अरविंद केजरीवाल को और ये बोला कि आप आज यानी 2 तारीख को 2 नवंबर को ईडी के ऑफिस में आना है। कयास लगाए जा रहे थे कि ये क्या अरेस्ट होंगे, क्या बातचीत के लिए बुलाया जाएगा। इसके पहले 8-9 घंटे सीबीआई ने ग्रिल किया था केजरीवाल जी को। तो केजरीवाल जाएंगे नहीं जाएंगे, बीजेपी की तरफ आरोप प्रत्यारोप, आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप प्रत्यारोप, ये जब कुश्ती चली रही थी, इसी बीच में ईडी ऑफिस जाने के बजाय अरविंद केजरीवाल सीधा सिरोही पहुंच गए, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में जाके उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर रोज खड़े होकर ये धमकी दे रहे हैं कि केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। बीजेपी वालों पे आरोप था। केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन उसकी सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? एक केजरीवाल को गिरफ्तार करोगे तो हजारों लाखों करोड़ों केजरीवाल को कैसे गिरफ्तार करोगे? ये हमें गिरफ्तार कर ले फर्क नहीं पड़ता, केजरीवाल जेल जाने से नहीं डरता। जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे, हो सकता है मैं जेल होऊंगा या बाहर रहूंगा, मुझे पता नहीं, लेकिन जहां भी रहूंगा वहां आवाज आनी चाहिए कि केजरीवाल आया था सिंगरौली में और सिंगरौली के लोगों ने केजरीवाल को ऐतिहासिक जीत दिलवाई। ये केजरीवाल जी का भाषण था। और केजरीवाल जी ने सिंगरौली जाने के पहले ईडी को एक पत्र भेजा और वो पत्र जो है वो उसकी कॉपी हमारे पास है और मैं पत्र के बताता हूं कि पत्र में क्या सवाल उठाए केजरीवाल जी ने। केजरीवाल जी अपने मुख्यमंत्री के लेटर पैड पे लिखते हैं, श्री जोगिंदर जी, असिस्टेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर रेवेन्यू, डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। तो बताते हैं कि मुझे आपका पत्र मिला, समन्स मिला, जो मुझे इस सेक्शन में आपके सामने पेश होने की बात करते हैं। लेकिन मुझे कुछ बातें आपसे पूछनी है। मुझे इस समन्स से ये क्लियर नहीं है कि आप मुझे किस हैसियत से बुला रहे हैं। आप मुझे विटनेस के तौर पे बुला रहे हैं या एक मुजरिम, सस्पेक्टेड मुजरिम की तरह बुला रहे हैं? ये कहीं आपके समझ में लिखा नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपके समन्स में जो केस नंबर और फाइल नंबर बताया है, उसके कोई डिटेल मुझे दिए नहीं है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये केस क्या है। तीसरी बात कहते हैं कि समन्स ये भी नहीं बताता कि मुझे किस लिए बुलाया गया है। क्या अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति को बुलाया गया है? क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली को बुलाया गया है? या अरविंद केजरीवाल नेशनल कन्वीनर ऑल मतलब आम आदमी पार्टी नेशनल इंडिया ऑल इंडिया नेशनल कन्वीनर आम आदमी पार्टी की हैसियत से बुलाया गया है? आप मुझे क्लियर करिए कि ये मुझे कैसे बुलाया गया है। इसलिए जब तक ये क्लियरिटी नहीं होती मैं नहीं आऊंगा। साथ में वो आगे ये भी लिखते हैं, ये आरोप लगाते हैं कि जिस दिन ये समन्स मुझे मिला उसके दोपहर से ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता ये मीडिया में लगातार ये कह रहे थे कि अब अरविंद केजरीवाल की बारी है, अब ईडी अरविंद केजरीवाल को बुलाएगा, फिर अरविंद केजरीवाल को जेल भेजेंगे।
इसका मतलब ये जो समन्स है, ये जो मुझे शाम को मिला, ये दिन में ही आपने इसको लीक करवाया है या बीजेपी के कहने पे आपने समन्स भेजा है, दो में से एक बात हो सकती है। तो कुल मिला के मुझे लगता है said summons was leaked to select BJP leaders to malign my image and reputation। ये भी है कि आपने ये समन्स बीजेपी के कुछ नेताओं को मेरी छवि खराब करने के लिए और मुझे बदनाम करने के लिए लीक किया। ये तमाम बातें इस बात को दर्शाती है कि अब राज्य सरकारें केंद्र से सीधा टकराव चाहती हैं। हमारे यहाँ एक फेडरल सिस्टम है और फेडरल सिस्टम के तहत हमारे यहाँ राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें, इनके अलग अलग अधिकार, ये सब डिफाइंड है। लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसियां यदि राज्य सरकारों को, जहां विपक्ष की सरकारें हैं, वहां एक टूल के रूप में यूज होती हो, तो राज्य सरकारें लगातार आवाज उठाएगी और ये आवाज पहली बार नहीं उठी। सबसे पहले याद कीजिए, आज से 4-5 साल पहले ऐसे ही चुनाव के समय शरद पवार को महाराष्ट्र में समन्स भेजा था और शरद पवार ने ईडी को लिखा कि आपको जिस दिन मुझे बुलाना है, मतलब समन्स ये था कि आप तैयार रहिए, किसी भी दिन आपको बुला सकते हैं। तो शरद पवार ने उसका जवाब दिया कि चुनाव का समय है, मेरी पार्टी का मैं सुप्रीमो हूं, मुझे पार्टी के चुनाव में भी जाना होता है, इसलिए मेरी सहूलियत से इस दिन मैं ईडी के ऑफिस में आऊंगा, आपको जो पूछताछ करनी है कर लीजिए। और शरद पवार ने वो डेट घोषित की। उसके बाद सिल्वर ओक के सामने हजारों लोगों का तांता लगा। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की देखते हुए पुलिस कमिश्नर मुंबई शरद पवार को हाथ पैर जोड़ रहे थे कि आप प्लीज ईडी ऑफिस मत जाइए। कुछ देर बाद ईडी के लोग आए, उन्होंने कहा कि महामहिम, आपको हम बुलाएंगे नहीं, आप आराम से चुनाव लड़िए, आप ऑफिस में मत आइए। उसके बाद अभिषेक बनर्जी, अभिषेक के साथ ये हो रहा था, जब भी अभिषेक कोई पॉलिटिकल मीटिंग में जाते, इसी पहले ईडी एक दिन पहले उनको बुला लेता और मीटिंग में जाने नहीं देता। जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग दिल्ली में हो रही थी और अभिषेक को जाना था, तुरंत ईडी ने समन्स बुला के उनको बुलवा लिया और वो मीटिंग में जाने नहीं दिया। उसके बाद जब अभिषेक की पार्टी तृणमूल कांग्रेस एक प्रदर्शन कर रही थी दिल्ली में कि केंद्र सरकार हमसे भेदभाव करते हैं, उस प्रदर्शन में जब ठीक ईडी ने एक दिन पहले उन्हें फिर समन्स किया कि आप ईडी के सामने आना है, तब अभिषेक ने कहा कि मैं ईडी के ऑफिस में नहीं जाऊंगा, ईडी को जो करना सो कर, मुझे अरेस्ट करना है तो मैं जेल में जा सकता हूँ, लेकिन मैं अभी जा रहा हूँ मेरे काम पे। और वो सीधा दिल्ली के धरना प्रदर्शन में आ गए। दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार ईडी के समन्स को टाटा बाय बाय कर रहे हैं। 14 समन्स ईडी ने दिया और वो हाई कोर्ट गए, एक बार तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहे हैं। वो भी कहते हैं कि मैं ईडी को नहीं मानूंगा। दूसरी बात, ईडी पहुंचने के पहले अशोक गहलोत ने यह बोल दिया था कि अब ईडी हमारे यहाँ भी आएगी, मुझे सूचना मिली है कि हमें भी परेशान करेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल ये कहते हैं कि मुझे पता है मुझे जेल में डालेंगे, मैं जेल में जाने को तैयार हूं, क्योंकि ईडी ने एक जो नया सिस्टम लगाया है, एक तो किसी भी केस में एक सरकारी गवाह तैयार करना, उस सरकारी गवाह जिन जिन के नाम लेते हैं उन तमाम विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना, उनको बुलाना, उन्हें अरेस्ट करना, फिर उनकी जमानत नहीं होने देना। और ये सारी बातें, ईडी के पास कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं होता। ये बात ईडी के प्रोसिक्यूशन रेट में भी पता पड़ती है कि हजारों छापों के बीच में 1000 केस बने और उसमें से सिर्फ 4 लोगों को सजा हुई, और वो 4 लोग भी छोटे मोटे व्यापारी। 2014 से लेकर आज तक जितने नेताओं के खिलाफ रेड हो गई, कईयों के खिलाफ तो चार्जशीट भी फाइल नहीं, सजा की बात तो बहुत दूर की है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख 1.5 साल तक जेल में रहे और जो आरोप थे 100 करोड़ वसूली के, जिस कमिश्नर के कहने पे ईडी ने केस बनाया था, उस पुलिस कमिश्नर ने एफिडेविट दिया कोर्ट में कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मैं तो लोगों के सुनी सुनाई बातों पे ये कह गया।
फॉर हियर से। इसके मतलब ये है कि ईडी लगातार सत्ता के हाथ में एक हथियार बन के काम कर रही है। एक बात हम मान भी लें कि ईडी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक फ्रंट खोल के बैठी है। सालों कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, अब सत्ता में बीजेपी आई तो भ्रष्टाचारियों की शाम खड़ी हो गई। बिल्कुल सही है, बिल्कुल करे, आम आदमी को इससे कोई तकलीफ नहीं। तमाम कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों को, विरोधी पक्ष के भ्रष्टाचारियों को जेल में डाले, उनसे पैसा करें, उनकी संपत्ति जब्त करें। जब वो लोग सत्ता में आएंगे तो भाजपा के भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे, संपत्ति जब्त होगी, इस बहाने ये देश में सफाई होगी। लेकिन प्रॉब्लम तब होता है कि ईडी जिसके खिलाफ केस बनाता है वो फिर भाजपा का चोगा पहन लेता है या भाजपा का समर्थन करने लगता है और फिर ईडी वो फाइल बंद कर देता है। और फिर कई जगह तो सरकारें बनवाने में भी ईडी मदद करता हुआ दिखाई देता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, ये कई जगह पे आपको दिखाई देता है। चुनाव के समय ईडी आ जाती है, रेड करती है, विरोधी पार्टियों के जो फाइनेंसर है या उनके जो सिंपैथाइजर है उन पे रेड करके विरोधी पार्टियों को चुनाव लड़ने में कमजोर बनाती है, क्योंकि पैसे का स्रोत खत्म हो गया तो चुनाव कैसे लड़ेंगे। दूसरी तरफ कोई खुला में भी वीडियो पे भी एडमिट करता है कि हाँ, बीजेपी के हेडक्वार्टर से मुझे हवाला से पैसा आया है और फिर मैंने उसको यूज किया, पैसा जयपुर तक आया और फिर जयपुर में एम्बुलेंस में बैठ के डॉक्टर के जगह पैसे बांटने वाले और पेशेंट के जगह नोटों के बंडल रहते हैं और गांव गांव पैसा बंटता है। ये सारे डिटेल देने के बाद भी ईडी के कान पे जू तक नहीं रही थी। जब 280 करोड़ रुपए कैश मिला लखनऊ में या कानपुर में, तब पहली बार हुआ डीआरआई की इंटेलिजेंस यूनिट में जब कैश पकड़ा तो वो कैश शायद समाजवादी पार्टी का है करके शायद वो निर्धारी की होगी। उसके बाद प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक लगातार इस समाजवादी का पैसा बता रहे थे, हालांकि पैसा वो गिरते वाले का था। जब भी इतना बड़ा कैश पकड़ा जाता है तुरंत इनकम टैक्स को बुलाया जाता है। इनकम टैक्स उस कैश को देख के उनको लगता है मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है तो वो ईडी की मदद मांगती है। लेकिन पहली बार शायद देश में हुआ, इतना बड़ा कैश पकड़ने के बाद भी ना इनकम टैक्स भी बुलाया गया, ईडी को बुलाया गया, वो डीआरआई के कब्जे में रहा और पिछले महीने डीआरआई ने उसमें चार्जशीट फाइल की। ये सब लिपापोती का मामला इसलिए होता है कि वो गलती से अपने वालों पे ही रेड हो गई। कुल मिला के ये तमाम ईडी के जो कुकर्म है, इसके चलते अब विरोधी दल भी ईडी से डरने बंद हो गए। एक राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि डरो मत, लड़ो। एक डायलॉग शोले फिल्म का था, जो डर गया सो मर गया। यहाँ ईडी से जो डर गया वो राजनीतिक हत्या उसकी तय है, क्योंकि पॉलिटिकल करियर उसका खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके बाद वो बीजेपी चला जाता है, बीजेपी में उसको जगह नहीं मिलती और जहां से गया उनको वापस एंट्री नहीं मिलती। ऐसे कई राज्यों में खत्म होते हुए लोग दिखाई देते हैं। लेकिन उसके आगे भी एक विज्ञापन की लाइन है, डर के आगे भी जीत है। शायद केजरीवाल, शायद शरद पवार, शायद अभिषेक बनर्जी, शायद हेमंत सोरेन उस टैगलाइन को पकड़ के है कि डर के आगे भी जीत है। उन्हें लगता है कि ये जो डर है ईडी का, यदि इससे लड़ा जाए तो शायद आने वाले समय में जीत उनकी है। कुल मिलाकर आने वाले समय में जो ईडी, सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकारें, खासकर विपक्ष की सरकारें जहां है वहां पे, इसके बीच में एक तनाव बनता हुआ दिखाई देता है। और यदि ऐसा ही टकराव चलता रहा तो आने वाले समय केंद्र वर्सेस राज्य एक नया संघर्ष इस देश में दिखाई देता है, क्योंकि किसी भी चीज की अति अति होती है। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।